सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवायरिंग इंडिया। लेट्स अनवायर। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेक्यूब के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बिमल भाई, जो कि पहले टेक्यूब में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इनसे पहले इन्हीं के बारे में इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं कि क्या है, ये क्वालिफाइड हैं या नहीं। जैसा कि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि क्या आप लोग क्वालिफाइड हैं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी टेक्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो मेरे बारे में पहले मैं बता दूं, मैं गेट सेलेक्टेड और एमटेक किया हूँ, यानी कि एमटेक एनआईटी पटना से है तो गेट सिलेक्टेड होगा। सही है बिमल भाई, ऐसा ही होता है? हाँ, ये बिल्कुल यही है। यही अगर है आप ना, एमटेक एनआईटी गेट तो वो होना ही सिलेक्टेड है, चाहिए। यानी कि हम क्वालिफाइड हैं इस पे बात करने के लिए। आप अपने बारे में थोड़ा बता दें इन लोगों को, ताकि कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं आए कि भाई तुम लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं है। जैसा कि आपने मेरा नाम बता ही दिया, मेरा नाम कुमार विमल है। मैं हम्म। एनआईटी कुरुक्षेत्र से 2010 से 12 में मैं वहाँ एमटेक किया। 10 से 12 के दौरान मैं वहाँ था। उसके बाद मैं डीआरडीओ ज्वाइन किया एज जूनियर रिसर्च फेलो। डीआरडीओ के बाद मैं डीटीयू में, दिल्ली, जो कि पहले में डीसीई कहलाता था, वर्तमान में उसे डीटीयू बोलते हैं, अच्छा वहाँ एज अच्छा। ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया मैं। ओके। वहाँ 3 साल पढ़ाने के ऊपर मैं बीएसएनएल में ज्वाइन हम्म। किया एज ए इंजीनियर। हम्म। लेकिन शिक्षा में मुझे रुचि होने के कारण मैं टीक्यूब में भी पार्टिसिपेट किया। एनआईटी पटना में मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था और वहाँ भी मैं चयनित हुआ। अच्छा अच्छा। बिमल भाई एक बात बताइएगा, टेक्यूब प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो इसके बारे में क्या कहकर लॉन्च किया गया था, क्या ये प्रोजेक्ट था? जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 2017 में मैंने हम्म एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो टीक्यू के एडवर्टाइजमेंट में बताया गया कि वो लोग कुछ 1200 के करीब फैकल्टी चुनने सेलेक्ट करने वाले हैं, हाँ हाँ हाँ। सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला। टीक्यू में था बिल्कुल। कि जो फोकस टीक्यू थर्ड में पहले से नहीं टीक्यू चले हैं, कि कोई नया टीक्यू नहीं था, नहीं है। टीक्यू थर्ड में था कि वो रूरल एरियाज के जो कॉलेजेस हैं उस पर भी थोड़ा फोकस रहेंगे, उनके टेक्निकल एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। तो उनमें थोड़ा फोकस रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने रिक्रूटमेंट निकाला। ऑल इंडिया बेसिस पर उन्होंने फैकल्टी की रिक्रूटमेंट निकाली थी, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये जो प्रोजेक्ट था, तो जो जॉब निकली थी वो परमानेंट वैकेंसी थी या फिर कोई स्टॉप गैप मैनेजमेंट था, ऐसा कुछ था? विज्ञापन में जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ था कि यह जो रिक्रूटमेंट है वो टेम्पोररी रिक्रूटमेंट है हाँ और हाँ। वो टेम्पोररी पर्पस के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट था, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। वर्ल्ड बैंक के जो फंडिंग प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड बैंक का था, उसके आधार पर ये प्रोजेक्ट था। और एनपीआईयू, नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, इसकी कोऑर्डिनेशन यूनिट थी। उसने क्या किया कि पूरे भारत में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करवाया और उसके बाद सेलेक्ट कर सेलेक्ट किया। और आपको अप्लाई करना था विभिन्न कॉलेजेस में, पहले ही प्रेफरेंस देना था कि आप ये कॉलेज में आप प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उस पर अपने अप्लाई करना था रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, ये जो इंटरव्यू हुआ था, सबसे पहले इंटरव्यू किस कैसे, मतलब कॉलेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे कि आपको कहाँ पे इंटरव्यू देना है? क्योंकि ये आपको खुद चुनना था या फिर ऑटोमेटिक अलॉट किया गया था? नहीं, ये ऑटोमेटिक अलॉट हुआ था कि एनआईटी पटना ऑटोमेटिक हम्म। उन लोगों ने अलॉट। लेकिन जो क्षेत्र, जो कॉलेजेस जो शुरू में प्रेफरेंस दिया, हमें 5 या 6 मुझे याद नहीं है, वो मैंने बिहार के ही और झारखंड के कॉलेज को प्रेफरेंस में दिया था। हाँ। तो ये तो कारण हो सकता है कि एनआईटी दिया गया हो। एक्चुअली में जहाँ तक, जैसे जिस समय था तो उस समय ऑलरेडी मैं भी जाहिर सी बात है कि एनआईटी से ही था। तो ये जो प्रोजेक्ट था, जो भी नियर बाई कॉलेजेस है, अगर आपने नियर बाई कॉलेजेस का दिया है तो उसी नियर बाई जो मेन, जैसे आईआईटी हो गया या फिर एनआईटी हो गया, वहीं पे आपकी इंटरव्यू शेड्यूल की जा रही थी। ठीक है। तो ऐसा हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए जो मेनली जैसे बिहार जहाँ के ही तक। कॉलेजेस को चुना था मैं। एक आध दो जी। कानपुर के भी कॉलेज, उत्तर प्रदेश के भी थे, लेकिन ज्यादातर कॉलेज मेरे यहीं के चुने। ओके, तो मैं कंफर्म करना चाहूंगा आपसे, जहां तक मुझे याद है, जैसे कि जो बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई एनआईटी पटना से पास आउट है, तो जाहिर सी बात है वो बिहार से बिलोंग करता है। उस ड्यूरेशन में उन्होंने बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनको प्रेफरेंस दिया होगा।
तो वो लोग वही उसी प्रोफेसर के पास जाएंगे जिनसे उन्होंने पढ़ा है इन ड्यूरेशन, मतलब जो एमटेक का ड्यूरेशन था उस समय। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हो ये संभावना है, क्योंकि नजदीक हाँ के कॉलेज में संभावना होती है, लेकिन मैं इस पर कुछ स्पष्ट कह नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मैं एज ए कैंडिडेट जब गया था, तो बिहार से मेरा वास्ता बहुत दिन से छूटा हुआ था। मैं बिहार से बिल्कुल। बाहर रह रहा था, डीओ वगैरह में था, डीटीओ वगैरह में था, बाहर से एमटेक किया। तो हो सकता है, संभावना बनती है, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ के लिए नया था, क्योंकि मैं इससे पहले 6-7 साल से बाहर रह रहा था। नहीं, मैंने इसलिए इस पे कमेंट किया क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस कॉलेज से मैं बिलोंग करता था उस समय, और बहुत से लोग जो लोग थे जैसे कि वहां से पास आउट हुए थे उन्होंने बिहार को ही सिलेक्ट किया था, और उनका इंटरव्यू भी जो स्केड्यूल हुआ था तो वो उसी यूनिवर्सिटी एनआईटी पटना में हुआ था। इसलिए मैंने इस पे कमेंट किया, तो आई थिंक ये एक हद तक सही बात हो। भावना बिल्कुल बनती है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन तो कोई सेंट्रल लेवल पर हो नहीं रहा था, हाँ आपको हाँ हाँ उसी एरिया में भेजा जा रहा है। तो ये संभावना बनती है कि आप जहां कॉलेज में एमटेक किए हैं, उसी कॉलेज में आप जाकर इंटरव्यू, या उसी में जान पहचान के लोगों के बीच में आपका इंटरव्यू, ये संभावना बनती है, क्योंकि सेंट्रलाइज कोई रिटन नहीं था, तो ये संभावना तो बनती ही है। एक और सवाल इस पे उठता है, जैसे लोग कहते हैं कि गेट के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, तो क्या इसमें गेट के मेरिट को देखा गया या फिर सिर्फ गेट जो क्वालिफाइड था उनको एज ए एलिजिबल कैंडिडेट मान लिया गया? गेट जो था केवल एक था कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए किसी भी ईयर में, उसमें हाँ उसके बेसिस पर मेरिट नहीं बन रहा था। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जी जी। अगर मान लो कि 50 नंबर लाकर क्वालिफाई हो और कोई 80 नंबर लाकर क्वालिफाई हो, तो यहाँ पर मेरिट नहीं बन रहा था। दोनों ही एक ही, केवल गेट क्वालिफाइड माने जा रहे हैं, क्योंकि इस नंबर के आधार पर, गेट के मार्क्स के आधार पर मेरिट नहीं बन रहा था। ना ही कोई साल का जिक्र था कि पिछले साल का आप क्वालिफाइड हो या उससे पिछले साल का। केवल था कि आपके पास क्वालिफाइड गेट स्कोर कार्ड, केवल स्कोर कार्ड क्वालिफाइड का होना चाहिए। उसमें यह नहीं था कि आप उसके आधार पर मेरिट बनेगा या कुछ और होगा, तो वैसा नहीं था। केवल था कि आपके पास एक क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, बस इतना ही था। हाँ, तो बिमल भाई एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जैसे गेट क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये पूछना चाहूंगा कि स्टेट में रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो की जाती है या फिर सेंट्रल लेवल पे भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो की जाती है? ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, क्या एनपीआईयू का जो ये प्रोजेक्ट था उसमें कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया था। जब एडवर्टाइजमेंट निकला भी था, तो सीट ओबीसी एससी एसटी के नाम पर क्लासिफाइड नहीं थे। पूरा ओवरऑल इतने सारे सीट हैं, उसमें कोई क्लासिफाइड करके कि इतने सीट्स ओबीसी के हैं, इतने एससी एसटी के हैं, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया कहीं से भी फुलफिल नहीं किया गया था। रिजर्वेशन का जो कोई मापदंड ही उसमें नहीं था, केवल ओवरऑल सीट्स निकले थे, कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया गया। अच्छा बिमल भाई, आपने जब इंटरव्यू दिया था एनआईटी पटना में, तो आप सेलेक्ट हुए थे इसमें? हाँ, मैं सेलेक्ट हुआ था। बाद में मैंने अपना प्रेफरेंस भरा, तो मुझे बीआईटी सिंदरी कॉलेज मिला था, क्योंकि मैं अच्छा दो स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलग कर दिया था उन्होंने, तो अच्छा मैं अच्छा। दोनों में देने गया था। और भगवान की दया से या मेरी मेरिट से या मैं जो भी हो, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा तो तो आप, बीआईटी लिया था और बीआईटी सिंदरी ज्वाइन भी किया गया था। अच्छा वीआईटी सिंदरी आप गए थे, तो फिर आप अभी फिलहाल कह रहे हैं कि आप बीएसएनएल में जॉब करते हैं, तो वो 70,000 की जॉब आपने क्यों छोड़ दी? देखिए, टीचिंग और रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट पहले भी रहा, इसीलिए मैं एमटेक और उसके बाद टीचिंग और डीआरडीओ वगैरह ज्वाइन भी किया। अब क्या था कि वहां भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था, और तो मैं यहाँ आया था। फिर भी मेरे टीचिंग में इंटरेस्ट बनी हुई थी, इसी टीचिंग इंटरेस्ट के कारण मैं वहां गया। जब मैं अच्छा वहां गया और सेलेक्ट हुआ, लेकिन जब मैं एग्रीमेंट लेटर को देखा, तो एग्रीमेंट लेटर जो था वो किसी भी टीचर के लिए, कि कोई भी एक सम्मानजनक व्यक्ति हो, जो उसको अपने में थोड़ा प्रेस्टीज हो, जब वो एग्रीमेंट लेटर को पढ़ेगा तो वो थोड़ा सोचेगा नहीं। यह बात सही है कि एग्रीमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आपकी ये नौकरी अस्थायी, लेकिन यहाँ यह लिखा हुआ था कि आपको केवल नंबर फुलफिल करने के लिए, उस बात को मैं फिर से पढ़ लेना चाहूंगा। हाँ हाँ। दो जगह बात को लिखा गया था, लिखा गया था the temporary faculty hereby accepts that his/her services are availed by the institute for the purpose of achieving the requisite number of faculty
required for achieving accreditation and which in turn enables the institutes to seek disbursement under TQ3 project from the World Bank. This in the event the institute for any reason whatsoever fails to obtain accreditation and oblique or grant under TQ3 project, his service would be liable to be terminated irrespective of any other term and conditions of his engagement. मतलब इतना मतलब कि एम्ब्रेसिंग एग्रीमेंट आप दे रहे हैं कि आपको नंबर फुलफिल करने के लिए लिया जा रहा है, और अगर एग्रीमेंट और फंड नहीं मिलता है तो आपको विदाउट जो भी टर्म कंडीशन हो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्या चीज को मैं वहां उठाया, क्योंकि ये दो जगह लिखे गए हैं। आप इस लेटर को पब्लिक डोमेन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल, जो भी लेटर है मैं सारे जो जैसे स्क्रीन है उस पे शो कर दिया जाएगा। जो भी लेटर ये पढ़ रहे हैं या फिर जो भी अंडरटेकिंग इन्होंने साइन किया था उस चीज को शो कर दिया जाएगा, बराबर आप उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो बस किसी और के लेटर पढ़ रहे हैं, अपना ही पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, एक बात विमल भाई इसमें ये भी हो गया कि ये तो वही खेल हो गया कि भैया आपको पता है कि आप किस चीज के लिए साइन कर रहे हो, फिर भी आप उस चीज को साइन कर रहे हो सिर्फ 70,000 रुपए के लिए। आपको ये पता है कि है ना 3 साल के बाद आपकी जॉब चली जाएगी, लेकिन फिर भी आप साइन कर रहे हो कि चलो अभी तो कुछ मिलना नहीं है हमको। जो अभी एक चीज जो अभी चल रही है, जैसे कि बहुत जगह मैंने सुना कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, जो कि मेरे हिसाब से कहना गलत है, आई थिंक। क्योंकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज ने सिर्फ इस बेसिस पे इस जॉब को छोड़ दिया था क्योंकि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। सही है, बिल्कुल। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं एक कारण तो यह था ही, लेकिन दूसरा जो प्रोमिनेंट एक और कारण जो था वहां मेरा, क्योंकि यह जो शुरू में लिखा गया था कि आपको नंबर के लिए लिया जा रहा है और ये 2 बार लिखा गया था। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है तो ये तो मालूम है कि ड्यूरेशन होगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, ये तो लिखा होगा और होना भी चाहिए, लिखा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह बात लिख देना एग्रीमेंट लेटर में कि आपको नंबर फिलफिल के लिए दिया जाए किसी भी सम्मानित टीचर पे, किसी भी समझिए कि एक के लिए एम्ब्रेसिंग, आप कैसे एक मुझे जॉब दे रहे हैं, आप यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपको पर्पस है नंबर फुलफिल करना। मैं आवाज भी उठाया वहां पर, मैं वहां गया, इस बात को लेकर मैं आवाज उठाया, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दिया। उल्टा लोग कहने लगे कि अरे अभी तो ले लो नौकरी, 70,000 दे तो रहा है, बाद में देखा जाएगा। तो मुझे बहुत ठेस पहुंची और मैं वापस आकर BHNL काम करना उचित समझा। एक्चुअली विमल भाई बात क्या है ना कि अपने इंडिया में अभी जॉब की स्कार्सिटी तो वैसे ही है, जॉब तो कहीं मिल नहीं रहा है ना। बहुत सारे एमटेक किए हुए हम ही लोग के बैच के, या फिर बहुत मतलब इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड कहा जाए अगर, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग IIT से हैं, NIT से, बहुत लोग खाली बैठे हुए हैं। तो ऐसे में 70,000 मिलना, जो कि किसी भी फैकल्टी को इनिशियल लेवल पे नहीं मिलता है। 70,000 की किसी की वैकेंसी, कोई भी जॉब नहीं आती है। अगर कोई जॉब भी लगती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 50-55 की उनकी मंथली बनती है, 70,000 नहीं बनता। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं पेमेंट था, है ना। आई थिंक मैं करेक्ट हूँ, दिया जा रहा था और शायद यही एक लालच रहा, शायद यही एक लालच जो उनको इस नौकरी की तरफ खींचा, क्योंकि बाकी सारे एग्रीमेंट जो थे बहुत ही इंप्रेसिंग थे। मतलब कि एक शिक्षक के लिए वो उचित मैं नहीं कहूंगा उस तरह के एग्रीमेंट। अच्छा विमल भाई, एक बात चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि आप स्वाभिमानी थे और आपको ठेस पहुंचा इस बात से, तो क्या आपको 70,000 का लालच नहीं लगा? क्योंकि BHNL में तो जाहिर सी बात है परमानेंट जॉब है लेकिन सैलरी कम होगी, बहुत ही कम, उस तुलना में बहुत कम है। और जो वहाँ का जो मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर का, DRDO में काम करने का, उसके अनुसार भी यह नौकरी उस लायक, उस ओहदे की या उस लेवल की मैं नहीं कहूँगा सैलरी वाइज। लेकिन जब मैंने देखा कि अभी एग्रीमेंट किस तरह का हो रहा है तो 70,000 का लालच लेकर हाँ मैं आगे बढ़ सकता था। लेकिन लालच, पैसे के लिए टीचिंग करना केवल एक लालच, बस हाँ पैसा तो जरूरी है ही, लेकिन केवल एक लालच मुझे प्रेरित कर देना इस नौकरी के लिए मैं उचित नहीं समझा। हाँ एक बार मुझे लगा भी था कि 70,000 की नौकरी है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है ये नौकरी आगे नहीं रहेगी, 3 साल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारा पर्पस इसमें बताया जा रहा है वह नंबर फुलफिल करने के लिए, जो कि भी ठेसदायक है और उचित नहीं लगा मुझे। तो अभी के हिसाब से ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, जैसे मतलब तरह तरह के ड्रामे, जैसे हम लोग हमारी जिंदगी दांव पे लगी है, हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा दिया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये क्या चीज है, टोटल प्रोपेगेंडा है या फिर कुछ इसमें सच्चाई भी है?
यह बिल्कुल टोटल प्रोपोगेंडा ही कहेंगे, क्योंकि उनको जो दायित्व दिया गया है 3 साल का, तो लोग पढ़ाएं, ये तो पढ़ाना उनका कितना पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन माना जाएगा कि उन्हें पढ़ाना ही था। इसी काम के लिए उनको 70,000 रुपये तनख्वाह दिया जा रहा था, और जो एग्रीमेंट था तो 1-1 साल का बन रहा था। पहले ही एग्रीमेंट जो मैंने लिखा गया था कि 5/1/2019 को यह समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि 3 साल के लिए कंटिन्यूअस एग्रीमेंट बन गया था, 1-1 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा था। तो इसमें कहीं यह प्रोपेगेंडा फैलाना कि हमने पढ़ा, उसके लिए तो आपको 70,000 तनख्वाह दिए गए। अब यह फैलाना कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, अन्य लोग क्या हाईली क्वालिफाइड नहीं है? जो कॉन्ट्रैक्ट देखकर नहीं कि वो क्या हाईली क्वालिफाइड नहीं है? जो अन्य लोग जो नौकरी, वो क्या हाईली क्वालिफाइड नहीं? बहुत से हाईली क्वालिफाइड हैं जो, और इस दौरान, इस 3 साल के दौरान क्या भारत में हाईली क्वालिफाइड होना बंद हो गया? बिल्कुल 3 साल पहले क्वालिफाइड मान लीजिए कि थे, और बहुत से लोग हाईली क्वालिफाइड है, तो क्या इस 3 साल में हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं हुए? बहुत से लोग डिस्करेज हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखकर। मैं ही डिस्करेज हुआ इस तरह के एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को देखकर, वापस पैर खींच लिया। तो यह कहना, प्रोपेगेंडा फैलाना कि हमने पढ़ाया है, हमने हाईली क्वालिफाइड, ये कहीं ना कहीं अन्य लोगों का मजाक। अच्छा विमल भाई, अगर आपको पता होता कि ऐसे प्रोपेगेंडा चल पाएंगे और सरकार जो है हमको एब्जॉर्ब कर लेगी और 70,000 ही तनख्वाह देगी, तो क्या कभी आप उस जॉब को छोड़कर बीएसएनएल ज्वाइन करते? नहीं, ऐसी प्रोपेगेंडा को सरकार को तो एक्सेप्ट, प्रोपेगेंडा फैलाकर दबाव बनाना तो गलत मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा रहा होता, एग्रीमेंट में लिखा होता ना, ऐसा लगना और एग्रीमेंट जो कागज है उसको हम आधार बनाएंगे ना। ऐसा लगना संभावना की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ चीजें लिखा हुआ था। अब कोई लगने को आधार बनाकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उसको हम आधार बनाकर, मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उस समय भी एक जो इंटरव्यू मैंने कि मैं बीएसएनएल में रेगुलर जॉब, उन्होंने भी कहा इसमें तो साफ साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट का जॉब है। तभी मैं कहा कि मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग। उस समय ये अग्रीमेंट नहीं आया था, इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय लगने जैसी तो बात ही नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ स्पष्ट चीजें लिखी हुई है। तो लगने पर हम लोग कोई आगे बढ़कर ये नहीं सोच सकते कि ऐसा लगेगा तो बाद में प्रोपेगेंडा फैलाकर हम नौकरी ले लेंगे या सरकार पर दबाव, ऐसा तो मेरे मन में आया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है, सरकार पर प्रोपेगेंडा फैलाकर अपना दबाव बनाना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि जितने भी विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थी या फिर जो फैकल्टी हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा हो कि बिहार गवर्नमेंट जैसे एक बार एडहॉक में भी हो गया तो वो हमेशा के लिए हो जाता है? तो क्या ऐसा उनके दिमाग में चला होगा कि भाई एक बार अंदर आ तो जाएं, बाकी तो अंदर वो ले ही लेंगे? ऐसा कुछ चला होगा क्या माइंड में? ऐसा एग्रीमेंट में के आधार पर तो, लेकिन हाँ, उन लोगों के माइंड में यह होगा कि बाद में हम दबाव बना लेंगे, संख्या चूंकि ज्यादा थी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी रिक्रूटमेंट बिल्कुल समय पर उनको निकाल दिया जाता था। रिक्रूटमेंट तो आपका बेल में भी कॉन्ट्रैक्ट पे होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन निकाल दिया जाता है इंजीनियर की बहाली में। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में बहाली नहीं होती। आपके टीक्यू में पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर या अलग अलग पोस्ट पे बहाली होती थी, फैकल्टी भी आते थे, और उन्हें समय होने पर टीक्यू में निकाल दिया गया। तो ऐसा कोई पूर्वानुमान लगा लेना कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इस बार संख्या थी, क्योंकि बड़ी संख्या में एक साथ रिक्रूट कर दिया गया। तो उन लोगों ने सोचा कि यह संख्या बल काम कर जाएगा, और इसी संख्या बल को वो लोग भुनाने में इस बार लग गए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि यह पहली बार TQ3 में रिक्रूटमेंट हुआ है, पहले भी TQ में प्रोजेक्ट इंजीनियर, फैकल्टी वगैरह, स्टाफ वगैरह का रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन कोई दबाव बनाने की स्थिति में वो लोग नहीं रहते थे। लेकिन चूंकि इस बार जो सेंट्रलाइज हो गए, मीडिया भी, सोशल मीडिया भी इस बार व्यापक हो गया, तो उन लोगों ने पूरा एक ग्रुप बना लिया और सोचा कि संख्या बल के आधार पर हम दबाव बनाकर, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाकर, सरकार पर दबाव बनाकर किसी तरह से सिस्टम के अंदर घुस जाकर और रेगुलर पोस्ट पा लेंगे। नहीं, बात आपने सही कही। एक और बात आती है विमल भाई कि एनबीए एक्रीडिटेशन की ये लोग बात करते हैं, तो मेरा जहां तक पता है, या फिर मैंने जब पढ़ा रहा था, मैं जब एज ए गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहा था, तो सारे एनबीए एक्रीडिटेशन हर एक फैकल्टी के ऊपर थी। जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, हर एक फैकल्टी, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबके ऊपर थी। ये लोग सिर्फ एक जरिया थे उसको सबमिट करने के लिए कि भैया हमारे कॉलेज में इतने इतने फैकल्टीज ने ये सबमिट किया है, ये हमारी एनबीए की लिस्ट है, राइट? ऐसा ही कुछ था। इन्होंने अकेले उस चीज को कभी भी नहीं किया है, राइट? एक्रीडिटेशन में मैं भी रहा हूँ, DTU में मैं एनबीए एक्रीडिटेशन में कोऑर्डिनेटर में भी रहा। तो वो तो बिल्कुल जमा करना होता है, जो आपका कोर्स वर्क वगैरह जो आप करवाए हैं वो जमा करना ही होता है, सबमिट करना होता है। तो इसमें जब कोई कहना कि मैंने एनबीए एक्रीडिटेशन दिलवा दिया, मैंने ये करा दिया, या तो समझिए कि अपने आप को बढ़ाकर प्रस्तुत करने वाली बात हो गई। बिल्कुल DTU में जब था तो उसके आधार पर तो मुझे रेगुलर नहीं किया।
अब बिल्कुल बात सही है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे, यहाँ पे आजकल देख रहे हैं कि कुछ फीमेल जो प्रोफेसर्स हैं या जो पढ़ा रही थी टेक्यूब के, तो वो लोग बच्चे लेकर फील्ड में पहुंच रहे हैं, तो ये क्या कैसा सिंपैथी गेन करना चाहते हैं ऐसे शो करके? हाँ, एक फोटो मैं भी पिछली बार देखा था, तो होली के समय ये लोग वहां पहुंच गए और एक महिला फीमेल बच्चे के साथ आई और वो लोग काफी रो लोग भी कर रहे थे, बहुत तरह की तस्वीर आए, तो एक सिंपैथी को दिखाकर एक तरह का दबाव, एक सिंपैथिक गेन वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और मीडिया को दिखाना कि हम लोग इस तरह के लोग हैं, हम लोग हाईली क्वालिफाइड है। मीडिया में भी ये लोग भ्रम फैलाएं कि हम लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, तो हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने अपना 3 साल दिया, 4 साल दिया, इस तरह की बातें, पूरी बातें ना बताकर जो भ्रामक बातें फैलाकर और सिंपैथिक इस तरह की चीजों को दिखाकर रो कर वहां पर बैठकर, होली के समय वहां बैठकर, तो यह सब अपना एक सिंपैथिक गेन करने की कोशिश तो बिल्कुल इस तरह की चीजें से किया जा रहा है। हाँ, इस बात से हम एग्री करते हैं, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पहले वीडियो बनाई थी जब 2020 में इन चीजों को लेकर के ये लोग बहुत ही ज्यादा ड्रामा कर रहे थे, तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स ऐसे थे जो कि इनकी बातें मानकर इनके बारे में बता रहे थे, तो मैंने उनको पर्सनली मेल किया, उनको अपने वीडियोस शेयर किए, सारे चीजों से अवेयर कराए, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको ना ही टेक ट्यूब के बारे में पता है, ना ही एमटेक के बारे में पता है, ना ही एजुकेशन के बारे में पता है, दे आर जस्ट मीडिया पर्सन। तो वो मीडिया पर्सन्स डायरेक्ट इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके बारे में बोल रहे थे, तो वो एग्री किए और कुछ लोगों ने तो अपनी वीडियोस तक इनके साथ का रिमूव किया। बट बात आ जाती है, जैसे अभी एक हैं एस के मोंडल, आपने जानते होंगे, मेडिजी के पहले एक्स फैकल्टी हैं और अभी पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी के साथ, वो जुड़ चुके हैं, तो उनका इनको सपोर्ट करना बिना इसके तय में जाते हुए कि ये इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो क्या बाकी बच्चे जो हैं जो उनसे पढ़े या फिर आवाज अभी रुक गई थी, आवाज नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, हाँ। नहीं, पिछला रिकॉर्ड जैसे मैं बता रहा था कि जैसे एस के मंडल के बारे में बता रहा था कि हाँ। उन्होंने, जैसे मान लीजिए उनसे तो बहुत बहुत लोग पढ़े होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये लोग सिर्फ पढ़े हैं, इनमें से कुछ ही पढ़े होंगे, तो उनका ब्लाइंडली सपोर्ट करना इनको बिना इसके तय में जाते हुए, ये क्या गलत नहीं लगता आपको? क्या उनको इस बारे में खोजना नहीं चाहिए था सपोर्ट करने से पहले? क्या सिर्फ इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही? मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट अगर खत्म होता, ये स्कीम खत्म होती, तो दूसरे लोगों को भी तो चांस मिल सकता था, वो भी तो क्वालिफाइड है, वो भी तो कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, बिना देखिए, ऐसा है कि उन लोगों को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पूरी बातों को जानकारी ये लोग दे नहीं रहे हैं। हाँ बहुत हाँ। सारे तथ्यों को छिपा दे रहे हैं और ऊपर ऊपर भ्रामक बातें बता दे रहे हैं। यह बिल्कुल सही है कि अगर इन लोगों को एक्सटेंशन लगातार मिल रहा है, तो अन्य लोगों को आप मौका रोक भी तो रहे हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल बिल्कुल। चीजें बिल्कुल पहले लिखी हुई थी, तो यह दावा करना कि मुझे रेगुलर कर दो, मुझे दबाव बनाना, ये गलत है और लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है। अन्य लोगों को ये गुमराह करने में कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं, हुए, क्योंकि ये लोग इस तरह से दिखा देते हैं कि हमने काम किया, हमने अपना 3 साल दिया, और इसी बातों में आकर कुछ फैकल्टी वगैरह है इनको सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो यह भी हमें यहाँ सोचना चाहिए, अन्य लोगों को मौका आपने छीना। सुबह शुरू में ही लिखा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, तो अन्य लोग कॉन्ट्रैक्ट देखकर नहीं आए, जैसे मेरे जैसे लोग अंडर पेड है, अभी 70,000 तनख्वाह नहीं मिल रही, काफी कम मुश्किल बनस्पत मेरी, मैं काम कर रहा हूँ, तो एक तरह से बिल्कुल मैं भी तो बिल्कुल। अपना मौका, तो इन बातों को भी, दूसरे पहलू को भी, इन अन्य पहलू को भी देखना होगा। उन लोगों को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अन्य पहलू को समझना होगा और समझ के, और जहां तक हाईली क्वालिफाइड की बात है, तो अन्य हाईली क्वालिफाइड, मैं भी तो एमटेक हूँ, 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, डीआरडीओ में काम किया, तो यह करना कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ इसलिए यहाँ हूँ, यह बिल्कुल कहीं से आप यह कहीं नहीं सकते। आप फैकल्टी है तो एमटेक की तो रिक्वायरमेंट ही है, और कौन सा आपने हाईली क्वालिफाइड कर दिया? हाँ हाईली हाँ, क्वालिफाइड बिल्कुल आपने बात क्या, सही है। कोई क्या आपने कोई आविष्कार कर दिया क्या? आपने क्या किया? कि आप कह रहे हैं कि हम हाईली क्वालिफाइड हैं। हर एक एमटेक, आपने एमटेक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी कर चुके होंगे, तो और इसमें कोई हाईली क्वालिफाइड ऐसा बना देना अपने से कि हाईली क्वालिफाइड हैं हम लोग, तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई इंजीनियर को बीटेक में बहाली क्या, और इंजीनियर क्या कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो बीटेक रिक्वायरमेंट ही है, तो अन्य इंजीनियर बीटेक ही होंगे अगर बीटेक में रिक्वायरमेंट है, तो यह तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात थी। फैकल्टी के लिए एमटेक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और आप बिल, गेट जो आधार बना रहे हैं, गेट तो ऐसा नहीं था कि आपको गेट के आधार पर मेरिट बनाया गया। तो यह सब कहना कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ,
अन्य तो अन्य लोगों का मजाक बना दे रहे हैं जो हाँ उस तरह से बिल्कुल नहीं शिक्षा बिल्कुल, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और इसमें आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा स्क्रीन पे आप बने रहिए। जैसे हाई कोर्ट का भी है और इन्होंने एफिडेविट भी साइन किया था, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रहा कुछ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जब आई थिंक जब वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी आते ही वहां पे लिखा हुआ था कि ये जो है एंगेजमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, जैसा कि आप भी पढ़ पा बिल्कुल, रहे होंगे। हाँ और बिल्कुल, इसका क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी मतलब हाँ किसी हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट से या रिस्पेक्टिव कॉलेज से कोई भी कैंडिडेट अगर अलॉट होता है, तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि भैया पार्टिकुलर उससे रिलेशनशिप बन रहा है और आप उसको रख ही लेंगे, है ना। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। हाँ कोई रिलेशनशिप वहां नहीं था, कोई क्लियर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां नहीं था, ठीक है, ये तो ये लिखा चीज गया था उसमें। हाँ 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 हाँ। और एक चीज इसमें और हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आई थिंक हाँ सुप्रीम हाई कोर्ट से भी ये लोग केस हार चुके हैं। यहाँ पे जैसे स्कीम हाँ, में लेकिन दिया गया देखिए है। हाँ कोर्ट कोर्ट तो से सिंपैथी पे नहीं चलेगा और तथ्यों पर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हों ये लोग कोर्ट से भी हार हाँ गए। तो कोर्ट का कहना क्या था, कोई भी आदमी अगर एक डिकेड ही काम कर ले, 2 डिकेड ही काम कर ले, लेकिन अगर वो किसी स्कीम पे सिर्फ एडहॉक के तौर पे अलॉटेड है, तो जब भी वो स्कीम खत्म होगी तो परमानेंट पोस्ट उसको नहीं माना जाएगा, वहीं पे उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी। और सिमिलर लागू होता है टेक्यूब में भी। बिल्कुल तो ये लोग फिर ड्रामा क्यों करना, अगर आप हर बिल्कुल, तरह से जायज तरीके से आउट हो रहे हैं, तो फिर उसको ड्रामा के तौर पे लेके आना ये तो गलत है, बाकी लोगों के साथ फिर अन्याय हो जाता है ये, है ना। हाँ ये सारी हाँ चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये तथ्यों को छुपाकर, लेकिन कोर्ट को तो गुमराह नहीं कर पाएंगे लोग, कोर्ट कर भी नहीं पाएंगे। तो ये, लेकिन यही है कि इन सारे तथ्यों को छुपाकर ड्रामा और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था शुरू से कि ये प्रोजेक्ट, और इसमें तो ये तो और प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है, प्रोजेक्ट कंप्लीट, आपकी नौकरी कंप्लीट, बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट बिल्कुल। बेस्ड और जॉब। आप कह नहीं और सकते आप कि लोगों ने आई थिंक आपने जब ज्वाइन किया होगा तो ऐसा कुछ एफिडेविट भी आपने साइन किया होगा, है ना। क्या ये एफिडेविट हमने साइन किया था। हाँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से है, इसमें इतने से सर्विस स्टार्ट होगी, इतने पे खत्म होगी, और आपकी सर्विस जो है वो टेम्पोररी बेसिस पे है। और ऐसा आप कोई भी क्लेम नहीं बिल्कुल करेंगे डेट कि भी। से हाँ कि सेंटर आपको रेगुलराइज कर देगा या फिर परमानेंट कर देगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो आपको परमानेंट कर देगी। ये आपने पढ़ लिख कर, जैसे आप कह रहे हैं हाईली क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड का मतलब आपके पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ होगी कि आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि परमानेंट क्या होता है, टेम्पोररी क्या होता है। करेक्ट है। तो बिल्कुल 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 यहाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप ये सारी चीजें पढ़कर अगर साइन करते हैं, तो ये तो फिर क्रिमिनल केस आपके खिलाफ बनता है कि आप कोई भी अनइथिकल दबाव बना रहे हैं गवर्नमेंट पे, या फिर जो बच्चे बाहर हैं जो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, या फिर एक फेयर वे में किसी फाइट को लड़ने का। जैसे बिहार में वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां पे 5 मार्क्स समथिंग टेक्यू को अलॉटेड किया गया, जो कि अनफेयर मीन्स था आई थिंक। हाँ मुझे भी यह लगता है, क्योंकि आप एक खास टीक्यू को ही बाद में उन लोगों ने दिया, पहले जो रिक्रूटमेंट उन लोगों ने निकाला बीपीएससी ने, तो उसमें टीक्यू की जिक्र नहीं थी, बाद में उन्होंने उसमें चेंज किया और टीक्यू वाले को स्पष्ट लिख दिया, टीक्यू वाले जो बिहार में पढ़ा रहे हैं उनको भी नंबर दिया जाएगा 5 नंबर हर साल के लिए, मैक्सिमम 25 नंबर। तो क्या आप टीक्यू वाले को ही क्यों स्पष्ट लिख रहे हैं, अन्य जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी लिख दीजिए। तो ये कहीं ना बिल्कुल कहीं लगता बिल्कुल है कि बनाने में या कोई अन्य कारण से इस तरह की फायदा लेने में, पैसा तो लिए ही, इस तरह का फायदा लेने जो उसको मैं मेहनताना ही बोल, पर एक अच्छा मेहनताना था। यहाँ तो एडहॉक लोग कम पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब सैलरी की बात आई तो इनको तनख्वाह अपना चाहिए था, अपना जो फिक्स्ड किया हुआ तनख्वाह 70,000। जब फायदा हाँ। की बात आ रही है 5 नंबर की, तो ये इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि अन्य एडहॉक वाले पढ़ा रहे हैं बिहार में। तो इस पर सोचना चाहिए था सरकार को। और इसमें विमल भाई एक और चीज है, जैसे कि टेक्यूब के थ्रू कुछ स्टेट गवर्नमेंट राजी भी हो गए थे, चलिए आप इतना जिद कर रहे हैं, तो जैसा कि हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं, जैसे हमको उनको 21,000 या 30,000 एज ए गेस्ट फैकल्टी वो भी पढ़ा रहे हैं। एक तो सेम वर्क और सेम पे लागू होना चाहिए, वो नहीं होता है, अलग बात है। तो वो पढ़ा रहे हैं तो उनके बेसिस पे हम आपको रख लेंगे, लेकिन उतना ही पे करेंगे। लेकिन फिर इनकी बात आ जाती है, भाई हम 70 से सीधे 30 और 21 क्यों लेंगे,
तो ये तो गलत हो जाता है। एक तो स्टेट आपको एक प्रॉफिट भी दे रही है, फिर भी आप राजी नहीं हो। हाँ, ये उस समय तो राजी नहीं होते जब सैलरी की बात आती है। जब एक बात और कह देना चाहूंगा कि जब आप कह रहे हो कि हमने समय दिया 3 साल, मुझे रेगुलर कर दो, तो एडहॉक वाले तो और कम पैसे पर मेहनत कर रहे हैं। एडहॉक बिल्कुल वाले बिल्कुल जो बिल्कुल। काम किए नहीं मिला, वो भी तो कम पैसे पे काम कर गए, तो उनके मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीजों को मुझे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचने की जरूरत है। जो नहीं अप्लाई किए कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कम पे काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, आपको क्यों फायदा दे दिया जाए जब चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी, कहीं से कोई एम्बिग्यूटी, कोई विरोधाभास शुरू से ही नहीं। मैं खुद ज्वाइन उसमें रहा हूँ, खुद मेरा सिलेक्शन हुआ बीआईटीसी से। तो इस तरह की चीजें भ्रम फैलाना उचित नहीं है, अन्य लोगों का मजाक ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्यूब मतलब आगे अगर फिर भी एक्सटेंड हो जाए, चलिए हमको तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक्सटेंशन ले लें, लेकिन अनएथिकल वे में एटलीस्ट जो दूसरों का हक मार रहे हैं, जैसे 5 मार्क्स वाला, वैसी चीजें तो वो हाई कोर्ट में जाहिर सी बात है केस में वो हार जाएंगे। लेकिन बार बार प्रेशर बनाकर एक्सटेंशन लेना, ये शायद बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी होगा जो वेटिंग में है, या फिर जो ये लोग ये सोच रहे थे कि फिर से टेक क्यूब का एनपीआईओ का कुछ प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें हम लोग पार्ट लेंगे, इस साल छोड़ दिए, ऐसा कुछ होगा, तो उनके साथ ये अनफेयर है हाँ आई थिंक। हाँ, बिल्कुल उनके साथ अनफेयर है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरह से उनको रोजगार को लोग छीन रहे हैं, एक तरह से उनके रोजगार को मार रहे हैं, और अपने को क्वालिफाइड दिखाकर अन्य लोगों को, एक तरह से क्वालिफाइड लोगों को ये मजाक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इन और लोगों को नहीं करना चाहिए, इस तरह से अनएथिकल दबाव बनाना उचित नहीं है। और एक चीज यहाँ पे आती है कि जैसे आप हाईली क्वालिफाइड हैं, देन आपको किसी भी फेयर एग्जाम से डरने की कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, राइट? तो ये हाँ लोग जो जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसको देना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट उस पर प्रेफरेंस चाहते हैं, ये तो बहुत अनएथिकल है, राइट? बिल्कुल, ये इसे अनएथिकल ही बोलेंगे। और उदाहरण के लिए मैं भी जब डीटीयू में पढ़ा रहा था, तो मुझे भी कोई वहां पर जब रेगुलर का वैकेंसी निकला तो मुझे कोई मार्क्स नहीं दिया गया, मैं रिटर्न क्वालिफाई भी किया था। मैं जब अनुबंध पे भी सिलेक्शन के बाद मैं अनुबंध पे पढ़ा रहा था, प्रॉपर ऑल इंडिया पे एडवर्टाइजमेंट निकला था, लेकिन जब जब रेगुलर की बात आई तो मैं रिटर्न निकाला, लेकिन मुझे कोई मार्क्स उस बेसिस पर नहीं दिया गया कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस से कोई मार्क्स दिया जाए, तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये लोग का यह कहना कि मुझे से रेगुलर कर दो, मुझे दबाव बनाकर ये करना, एक गलत ही है, गलत कहा जाएगा इसको। हाँ, यही सब चीजें थी। तो बहुत लोगों का जैसे रिक्वेस्ट भी था इस टॉपिक पे थोड़ा सा, एक क्योंकि देखिए मीडिया ना सपोर्ट कर रही है, ना ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और एसके मंडल बहुत इज्जत करता था मैं उनकी, मुझे लगा था कि एक हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं और खुद को कहते भी हैं गेट टॉपर, एक्स मेडिजी फैकल्टी, रिस्पेक्ट था। लेकिन ऐसे मामलों में जब आप एक तरफा हो जाते हैं, जहां पे मान लीजिए एक साइड 80 लोग हैं, एक साइड 20 लोग हैं, और 20 लोगों के पास पैसा है, तो वही बात हो गई ना कि भाई अंबानी के पास पैसा है तो वो जो चाहेंगे करेंगे, बाकी लोग घूमते रहिए, लाइक दैट, ऐसा सही ही है बात, कुछ, आपको कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। है ना? क्योंकि बहुत जगह तो क्लेमिंग ऐसे भी है, जैसे बिहार में टेक्यू के मार्क्स जो अलॉटेड थे उसमें कहा गया था कि शिक्षा मंत्री को इन्होंने ब्राइब किया है, या फिर बहुत सारे मीडिया को इन्होंने ब्राइब किया है। अब मे भी फैक्ट क्या है इसमें, कुछ कुछ हाँ, हाँ, क्योंकि इस तरह मैंने की आना स्वाभाविक है। जब आप अचानक से, पहले जब आप नोटिफिकेशन निकालते हो तो उसके लिए नाम नंबर नहीं देते हो, फिर आप नोटिफिकेशन में चेंज और एक पार्टिकुलर हाँ टीक्यू हाँ, को इंगित करते हो कि मुझे उन्हें नंबर दिया जाएगा, तो संशय तो बनता ही है। जब बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल। घटना से बनता है। चलिए विमल भाई, बहुत सारी बातें आपने शेयर की, आई थिंक कि लोगों को शायद इससे कुछ हेल्प मिले, या फिर बाकी लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत डाउट था कि टेक्ट्यूब जो है वो बहुत अच्छा है, इसके फैकल्टी बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको हटा दिया जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत बहुत कुछ किया है, और बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ अनएथिकल हो रहा है। उन शायद गवर्नमेंट ने 1 साल का एक्सटेंशन ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कर दिया है ना? और और एक सिलेक्शन में हो, चौथे साल में है वो लोग। और हर हर अब खुद सोचिए, मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जिस समय एक्सटेंशन दे रही है, अगर आपको फैसिलिटी मिल गई तो आप कंटिन्यू करते हैं ना अपनी लड़ाई। अगर 6 महीने आपको बिस्तर पे राशन मिल रहा है तो 6 महीने आप बैठ गए, और जैसे ही फिर आपको पता चला कि मेरी राशन जा रही है, आप फिर से चिल्लाने लगे, ये तो गलत है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप सही कहें। आप इसमें अच्छे मुद्दे को आपने एक समझिए कि एक लोगों को जो भ्रम की स्थिति को तोड़ने में जो आपके लिए वीडियो बनाया है, लोगों के सामने सारी बातें सारे पर्सपेक्टिव में जाए, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ और मुझे कुछ हाँ खुशी हाँ है हाँ। कि आपकी
को चुने और इस विषय को सामने लाने की ताकि लोग गुमराह ना हो, हाईली क्वालिफाइड करने के बातों में भ्रम ना फैले जाए। हाईली क्वालिफाइड अन्य लोगों का एक तरह से आपने सम्मान किया है। एक तरह से उन लोगों ने भ्रम क्वालिफाइड लोगों को तो अपमान कर रहे थे वो, तो उसका आप सम्मान भी किए हैं और अन्य लोगों के लिए भी आपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए फेयर कंपटीशन के वातावरण बनाने में भी आप की दिशा में भी आपने कार्य किया है। धन्यवाद उसके लिए, इतनी सारी बढ़ाइयां, लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है विमल भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली मेरा आपसे बात करने का मकसद भी यही था कि एक टेक्यू फैकल्टी क्या सोचता है जब उसने ज्वाइन किया, ये सारी सामने आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लोग यूट्यूबर हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर सिर्फ जो लोग कुछ नहीं करते वही बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, एसके मंडल पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, वो भी क्वालिफाइड है, वो भी आज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी यूट्यूब पे आते हैं, तो ऐसे कमेंट करना कि आप लोग पढ़े नहीं हैं, अगर हम अपनी पूरी बायोडाटा देने लगे तो आप लोग को जो क्वालिफाइड लोग लग रहे हैं उनसे बहुत ऊपर आ जाएंगे हम लोग के। तो इन ऐसी कमेंट न करके तर्क वाली कमेंट करनी चाहिए, किसी को भी सोचना चाहिए फिर कमेंट करना चाहिए, है ना। तो विमल भाई धन्यवाद आपका साथ में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और आई थिंक सबकी हेल्प होगी इस सेशन से। बिल्कुल, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जी जी जी।